आज पेप्सी दुनिया की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनियों में से एक है और इसने मार्केट में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। लेकिन कभी ऐसा टाइम भी था जब पेप्सी कंपनी को कोका कोला को बेचने की कोशिश की गई थी और अपने इनिशियल डेज में पेप्सी ने 2 बार बैंक करप्शन को फेस किया था। इसके साथ ही कोला वार और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड को भी फेस किया। ओवरऑल देखे तो इसके पीछे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि शुरुआत में एक सिंपल सी सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर अब एक ग्लोबल ब्रांड तक पहुंच चुकी है। तो चलिए सब कुछ शुरू से समझते हैं। 27 मई 1867 में कैलेब डी ब्रैडम अमेरिका में पैदा हुए थे और ये एक मेडिकल स्टूडेंट थे और उनका सपना हमेशा से डॉक्टर बनने का था। इसलिए उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन में एडमिशन लिया। लेकिन कुछ समय बाद उनके पास कॉलेज फीस जमा कराने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने एक मेडिकल स्टोर पर काम करना शुरू किया। लेकिन हालात तब और बदतर होते हैं जब उनके पिता जॉर्ज ब्रैडम आर्थिक संकट से जूझने लगते हैं और पैसों की तंगी की वजह से कैलेब को कॉलेज छोड़ना पड़ा और उन्होंने अपने परिवार को हेल्प करने के लिए एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे पैसे बचाते हुए तकरीबन 1 साल बाद उन्होंने न्यूबर्न नॉर्थ कैरोलिना में ही एक मेडिकल शॉप खोल ली। उस समय के कई फार्मासिस्ट की तरह उनके पास भी एक सोडा फाउंटेन था जिसमें वो खुद के बनाए गए बहुत सारे ड्रिंक सर्व करने लगे थे। उनमें से उनका सबसे पॉपुलर ड्रिंक ब्रेड्स ड्रिंक था। दरअसल ज्यादा इनकम के लिए उन्होंने सोडा फाउंटेन की मदद से कोलानट एक्सट्रैक्ट और वनीला रेयर ऑयल को एक साथ मिलाकर हाजमे को दुरुस्त रखने के लिए एक डाइजेस्टिव सॉफ्ट ड्रिंक बनाया, जो कि उनके ग्राहकों को बहुत पसंद आने लगा। और समय के साथ साथ इस ड्रिंक की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और इसे ब्रेड्स ड्रिंक के नाम से जाना जाने लगा। 1898 में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 28 अगस्त में कैलेब ब्रैडम द्वारा बनाया गया इस ड्रिंक का नाम पेप्सी कोला रख दिया गया और ठीक 4 साल बाद 1902 में इसी के नाम से कंपनी को रजिस्टर किया गया था और 16 जून 1903 में कंपनी को ट्रेडमार्क मिल गया था। इसके बाद कैलेब ने एक किराए की जगह पर एक शेड डालकर पेप्सी कोला बनाना शुरू कर दिया। 1905 आते आते पेप्सी कोला को बोतलों में भरकर बेचा जाने लगा और इसी साल इसकी 2 फ्रेंचाइजी पेप्सी कोला को बॉटलिंग करने लगी। 1907 में पेप्सी कोला एक फेमस सॉफ्ट ड्रिंक बन चुकी थी और 1908 आते आते 250 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी पेप्सी की मैन्युफैक्चरिंग करने लगी। पेप्सी को नॉर्थ कैरोलिना के फार्मेसीज और बाकी वेंडर्स में भी बेचा जाने लगा था और 1910 खत्म होते होते पेप्सी को 24 स्टेट्स में बेचा जा रहा था। शुरुआत में पेप्सी को एक डाइजेस्टिव एड के रूप में मार्केटिंग किया गया था, लेकिन ब्रांड की सफलता के साथ साथ कंपनी ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बदलकर सेलिब्रिटी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और 1913 में पेप्सी ने बार्नी ओल्डफील्ड, जो कि एक फेमस रेस कार ड्राइवर थे, उनको स्पोक्समैन के रूप में हायर कर लिया। उनका स्लोगन ड्रिंक पेप्सी कोला इट विल सैटिस्फाई यू काफी फेमस हुआ था। कंपनी ने आने वाले सालों में भी सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल करके बायर्स को अट्रैक्ट करना जारी रखा। पेप्सी कोला कंपनी ने रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन कंपनी पर उस समय ब्रेक लग गया जब दुनिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का झटका लगा। दरअसल 1914 में यूरोप में युद्ध से चीनी की कीमत तेजी से बढ़ने लगी, जिससे पेप्सी के बिजनेस में सिर्फ नुकसान ही होता गया। वर्ल्ड वॉर से पहले जो चीनी 3 सेंट के भाव में मिलती थी, अब उसकी कीमत बढ़कर 28 सेंट तक पहुंच गई। ग्राहक अपनी सॉफ्ट ड्रिंक के लिए 5 सेंट से ज्यादा देना ही नहीं चाहते थे, इसलिए नुकसान अभी भी जारी था और कैलेब को लगा कि भविष्य में और भी कीमत बढ़ सकती है। इससे बचने के लिए उसने चीनी की एक बड़ी मात्रा खरीद ली, जब चीनी की कीमत पर पाउंड 26 सेंट पर पहुंच गई थी। अपने दुकान में बड़ी मात्रा में चीनी खरीद के रखने के बाद कैलेब ने देखा कि चीनी की कीमत फिर से पर पाउंड 2 सेंट पर वापस आ गई और इससे भी कैलेब ब्रैडम को काफी नुकसान उठाना पड़ा और 2 मार्च 1923 को पेप्सी कोला कॉर्पोरेशन बैंक करप्ट हो गया, मतलब वो भी अपने पिता की तरह दिवालिया हो गए और ब्रैडम ने इस कंपनी को बेचा और रॉयसी मेगारगेल ने $35,000 में पेप्सी के ट्रेडमार्क को खरीद लिया, जो कि एक वॉल स्ट्रीट ट्रेडर था। लेकिन वो भी इस बिजनेस को रिवाइव करने में असफल रहे, इसलिए उन्होंने इस बिजनेस को 8 साल चलाया जिसमें उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ और 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश होता है। अब तो पॉसिबल ही नहीं था कि वो भी पेप्सी कोला के नुकसानों को कवर कर सके, इसलिए 8 जून 1931 को उसने भी पेप्सी की दूसरी बार बैंक करप्सी की घोषणा की। चार्ल्स गुथ लॉफ्ट कैंडी और सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में थे। वो एक अमीर आदमी थे, लेकिन 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश में उन्होंने भी बहुत पैसा खोया था, पर वो एक चालाक बिजनेसमैन थे। लॉफ्ट कैंडी के लगभग 200 आउटलेट थे और हर एक में एक सोडा फाउंटेन था, जो कि साल में 1 लाख लीटर से भी ज्यादा कोका कोला बेचता था और इसी बिजनेस के दम पर गुथ ने कोका कोला से एक बड़ा डिस्काउंट मांगा था, लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया। फिर गुथ ने कोका कोला से बदला लेने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरिंग में अपने कदम बढ़ाए और गुथ ने लॉफ्ट कैंडी स्टोर से उधार लिए हुए पैसों से पेप्सी कोला के ट्रेडमार्क को खरीद लिया। लेकिन गुथ के साथ भी इस बिजनेस में 3 साल तक लॉस ही होता रहा। फिर गुथ ने कोका कोला कंपनी को अप्रोच किया कि वो पेप्सी कोला कंपनी को खरीद ले, लेकिन उन्होंने पेप्सी की प्रेजेंट कंडीशन को देखकर खरीदने से मना कर दिया। लॉफ्ट कैंडी स्टोर पेप्सी
कोला के आधे सिरप को तो खरीदती थी, लेकिन ग्राहकों को कोका कोला ही पसंद था, जो उनके दुकान की पेप्सी कोला सॉफ्ट ड्रिंक ना बिकने का कारण बनी। उल्टा कोका कोला ने चार्ल्स गुथ के खिलाफ एक कार्रवाई की कि लॉफ्ट कैंडी स्टोर ग्राहकों को उनकी पसंदीदा सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला नहीं देता, और चार्ल्स भी इस समय पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। उन्होंने फिर से लॉफ्ट कैंडी स्टोर से पैसे उधार लिए। 1934 में ब्रांड के पहचान की कमी के कारण चार्ल्स ने एक बहुत ही खतरनाक फैसला लिया। उसने समझ लिया कि वो सीधे तौर पर मुकाबला करके कोका कोला से आगे नहीं निकल सकती। इसलिए कोका कोला के 185 ml की बोतल के साथ उसने अपने पेप्सी कोला को 355 ml की बोतल में एक ही कीमत पर बेचने का फैसला लिया, और ये काफी हद तक सफल भी रहा। इससे उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया और बिक्री तेजी से बढ़ती गई। और जब पेप्सी कोला की मांग और बढ़ी, तब चार्ल्स ने लॉफ्ट कैंडी स्टोर के एक वेयरहाउस को बॉटलिंग प्लांट में बदल दिया और लॉफ्ट कैंडी स्टोर की फैसिलिटी और कुछ कर्मचारियों का भी इस्तेमाल किया। लेकिन चार्ल्स यहाँ पर भी नहीं रुके और 1938 तक उन्होंने पूरे अमेरिका में पेप्सी कोला के फ्रेंचाइजी को फैलाया, जिससे कंपनी का नुकसान प्रॉफिट में बदल गया। पेप्सी कोला और लॉफ्ट कैंडी स्टोर के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। चार्ल्स गुथ लॉफ्ट कैंडी के सीईओ थे, पर उनका पूरा ध्यान पेप्सी कोला के ऊपर था। इसकी वजह से लॉफ्ट कैंडी स्टोर की कमाई में कमी होने लगी और 3 साल में $3,67,000 से $21,000 तक पहुँच गई। फिर किसी अननोन पर्सन ने लॉफ्ट कैंडी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताया कि पेप्सी कोला के लिए उनके कंपनी के पैसे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इस बात के बाहर आने के बाद एक लंबा कोर्ट केस शुरू हुआ, जिसमें लॉफ्ट कैंडी स्टोर जीत गई और पेप्सी कोला का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। बाद में दोनों कंपनियों को मर्ज कर इस नए बिजनेस का नाम पेप्सी कोला कंपनी रख दिया गया। फिर वॉल्टर एस मैक को पेप्सी कोला कंपनी का नया सीईओ बना दिया गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पेप्सी कोला के निर्माता कैलेब ब्रैडन ने वॉल्टर मैक को चीनी के भाव बढ़ने की उम्मीद से 2 साल के लिए चीनी खरीदने का आइडिया दिया, पर साथ ही सरकार ने वर्ल्ड वॉर के कारण अपने जरूरत से ज्यादा चीनी रखने के लिए मना कर दिया और उनकी खरीदी गई चीनी का आधा भाग जब्त कर लिया। और नए रूल लाए कि कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां पिछले साल में इस्तेमाल की गई चीनी में से 80% से ज्यादा चीनी इस्तेमाल नहीं कर सकती। और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए मैक ने मैक्सिको में चीनी खरीदी, जिसे सायरप बना के अमेरिका में पहुंचाया, लेकिन सरकार ने इसे भी रोक दिया। तब मैक ने क्यूबा में चीनी की खेती खरीदा, जिससे पेप्सी कोला कंपनी को बड़ा प्रॉफिट हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद वॉल्टर मैक को कैलेब ब्रैडन जैसे ही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, चीनी की कमी के कारण, और पेप्सी कोला बनाने के खर्चे बढ़ने के साथ साथ और भी कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। 1947 से 1948 एक साल में ही उनकी कमाई आधी हो गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अल्फ्रेड स्टील को नया सीईओ बनाया और स्टील कंपनी को काफी हद तक रिवाइव करने में सफल भी रहे और आज पेप्सी को कंपनी अरबों का बिजनेस करती है। जब 1939 में मैक वॉल्टर ने हाल ही में कंपनी की जिम्मेदारी ली थी, तब तुरंत ही उन्हें एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। कोका कोला ने उनके खिलाफ एक लीगल केस फाइल किया था कि पेप्सी कोला कंपनी उनका कोला शब्द यूज कर रही है, जो कि सिर्फ उनका ही है। कोका कोला ने पहले भी ऐसे सिमिलर केस में जीत हासिल किया था। उन्होंने न्यू जर्सी के एक कंपनी क्लियो कोला के खिलाफ ऐसा ही केस जीतकर उसे उन्होंने बिजनेस से बाहर निकाल दिया था। इसीलिए पेप्सी का जीतना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन इस खबर के न्यूज में आने के दूसरे दिन ही वॉल्टर मैक को क्लियो कोला कंपनी के सीईओ की वाइफ का कॉल आया। उन्होंने वॉल्टर मैक को बोला कि कोका कोला अल्टीमेटली पेप्सी को भी आउट ऑफ बिजनेस कर देगा, जैसे कि उन्होंने उसके हस्बैंड के बिजनेस को किया था। फिर उन्होंने आगे बताया कि उनके पास सेटलमेंट के टाइम कोका कोला द्वारा दिए गए $35,000 के चेक की फोटो आज भी है। वॉल्टर मैक ये सुनकर शॉक्ड हो गए, इसलिए इमीडिएटली उन्हें पता चल गया कि इसका मतलब क्या है। बाद में उन्होंने अपनी बायोग्राफी टाइम लॉस्ट में लिखा कि मैं ये सुनकर हैरान हो गया। कोका कोला ने बेसिकली फैसला खरीद लिया था और इस बात को कोर्ट में डिस्क्लोज भी नहीं किया, मतलब कोका कोला ने फ्रॉड किया। ऐसा लगता है कि कोका कोला ने पहले भी ऐसे बहुत सारे सेटलमेंट में ऐसा ही किया होगा। पेप्सी के वकीलों ने सीधा सीधा उस चेक की कॉपी कोर्ट में पेश किया। इससे कोका कोला के वकील शॉक्ड हो गए, इसलिए उन्होंने मुकदमे की तारीख को बढ़ाने की दरख्वास्त की। इसके बाद कोका कोला के सीईओ रॉबर्ट और पेप्सी कोला के वॉल्टर मैक के बीच एक मीटिंग की गई और इस ट्रेडमार्क के कंट्रोवर्सी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। पेप्सी कोला के शुरुआती दिनों में वॉल्टर मैक ने नए नए एडवर्टाइजमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दिया ताकि ब्रांड को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने न्यूयॉर्क की कुछ कंपनियों के साथ काम किया, जिससे पेप्सी एंड पीट जैसे कैरेक्टर बहुत फेमस हुए। उस समय पेप्सी कोला ने अपने सबसे फेमस जिंगल में से एक को लॉन्च किया, जिसे पेप्सी कोला हिट्स द स्पॉट नाम से जाना जाने लगा। इस कैची टोन ने पेप्सी कोला को और भी फेमस कर दिया था और कितने लोगों ने तो सिर्फ इस कैची टोन की वजह से पेप्सी को खरीदा।
कोला वार दो सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला और पेप्सी कोला के बीच एक बहुत ही लंबी टक्कर थी। यह कंपटीशन 1980 से शुरू हुआ और कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा। यह सब तब शुरू हुआ जब पेप्सिको ने 1975 में पेप्सी चैलेंज स्टार्ट किया, जिसमें दावा किया गया था कि लोग ब्लाइंड टेस्ट में पेप्सी कोला की मिठास को कोका कोला से ज्यादा पसंद करते हैं। कोका कोला को इससे थोड़ा खतरा महसूस हुआ और उन्होंने अपने ओरिजिनल फार्मूले में बदलकर 1985 में न्यू कोक लॉन्च किया, लेकिन यह कदम एक गलती थी क्योंकि लोगों को इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। पेप्सिको ने कोला कंपनी की गलती का फायदा उठाया और अपने कैंपेन शुरू कर दिया, जिससे कोका कोला की रेपुटेशन पर हमला किया गया। उन्होंने द चॉइस ऑफ न्यू जनरेशन जैसे स्लोगन का यूज करके यंगर कस्टमर को टारगेट किया। कोका कोला ने अपने गलती को समझा और उन्होंने अपने ओरिजिनल फार्मूले को कोका कोला क्लासिक के रूप में मार्केट में फिर से लाया, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। कोला वार के दौरान दोनों कंपनियां एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का यूज करने लगे थे, जिससे कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए। ये लोग प्रमोशन, डिस्काउंट और गिव अवे चलाते थे, जिससे कस्टमर को उनके प्रोडक्ट खरीदने के लिए इंस्पिरेशन मिले। इससे दोनों कंपनियों के बीच प्राइस वॉर शुरू हो गया। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के अलावा दोनों कंपनीज ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन टैक्टिक्स का यूज करके भी अपने कंपटीशन से आगे निकलने की कोशिश की। उन्होंने रिटेलर्स, रेस्टोरेंट और वेंडिंग मशीन ऑपरेटर्स के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिससे उनके प्रोडक्ट्स कस्टमर को इजीली एक्सेसिबल हो। लोगों के टेस्ट के साथ अप टू डेट रहने के लिए दोनों कंपनीज ने न्यू प्रोडक्ट्स और फ्लेवर लॉन्च किए। कोका कोला ने डाइट कोक और चेरी कोक इंट्रोड्यूस किया, जबकि पेप्सिको ने डाइट पेप्सी और पेप्सी मैक्स लॉन्च किया। कोला वार सिर्फ एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्ट लॉन्चेस से नहीं थे। दोनों कंपनियां नए इन्वेंशन और आइडिया लाने के लिए लगातार काम कर रहे थे, जिससे वो एक दूसरे से आगे भी रहे। वो अपनी टेक्नोलॉजीज को भी डेवलप कर रहे थे, जैसे कोका कोला का फ्री स्टाइल मशीन, जिसमें कस्टमर अलग अलग सोडा फ्लेवर को मिक्स और मैच करके एक नई ड्रिंक एंजॉय कर सकता था। और आज कोला वार काफी हद तक कम हो गया है, लेकिन कंपटीशन कोका कोला और पेप्सी के बीच आज भी है, क्योंकि दोनों कंपनियां सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में अपना बड़ा हिस्सा लेना चाहते हैं। कुछ समय पहले एक मार्केटिंग स्टंट की वजह से फिलीपींस में पेप्सी ने तबाही मचा दी थी। 25 मई 1992 को शाम 6 बजे लोग टीवी पर न्यूज देख रहे थे। दरअसल उस दिन पेप्सी अपना विनिंग नंबर अनाउंस करने वाली थी। फिलीपींस के लोगों के लिए वह शॉक कर देने वाला नजारा था। दरअसल पेप्सी के कांच के बोतल के ढक्कन के अंदर की तरफ एक नंबर लिखकर उससे लकी ड्रॉ निकाला जाता था और उसमें लोगों को भारी भरकम इनाम दिए जाते थे। फिलीपींस में उस दौर में लोगों में कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत ज्यादा क्रेज था। वो सिर्फ ढक्कन जुटाने के लिए कई कोल्ड ड्रिंक्स पी जाते थे और लोगों का इंतजार शाम के उस न्यूज चैनल के शो के बीच में अनाउंस किए जाने वाले मैजिक नंबर के साथ खत्म होता था। उस समय पेप्सी लकी नंबर रखने वाले विनर को 1 मिलियन पीसो मतलब $50,000 तक का इनाम देती थी। यह इनाम वहाँ के लोगों के मंथली इनकम से 600 गुना ज्यादा था। पेप्सी ने इससे पहले भी बहुत लोगों को इनाम दिया था। उन दिनों में इनाम जीतने वाले लोगों की तस्वीर अखबार में और टीवी चैनल पर भी आ जाती थी, जो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इससे पेप्सी की मंथली बिक्री काफी बढ़ गई और उसका शेयर मार्केट 20% से बढ़कर 25% पर पहुंच गया। लेकिन एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से पेप्सी ने कांच की बोतल के ढक्कन के नीचे छपने वाले 349 नंबर के 8 लाख ढक्कन बना दिए और जिस दिन ये विनिंग नंबर अनाउंस हुआ उस दिन पेप्सी के होश उड़ गए। देश में 8 लाख लोगों को एक साथ इतना बड़ा इनाम देना संभव ही नहीं था। इसके बाद जब लोग अपना इनाम लेने आगे आने लगे, तब पेप्सी ने 8 लाख लोगों को इनाम देने से मना कर दिया। उसके बाद देश में दंगे भड़के और दर्जनों लोग घायल हुए, जबकि 5-6 लोगों की तो जान भी चली गई। सरकारी दफ्तर पर हमले किए जाने लगे और पेप्सी की गाड़ियों में आग लगा दी गई और इन सबसे कंपनी को कम से कम 200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। तो दोस्तों, आज हमने पेप्सिको कंपनी की हिस्ट्री, प्रोडक्ट्स, कंट्रोवर्सी और कोला वार के बारे में बहुत कुछ जाना और सीखा। उम्मीद है आप लोगों को भी इस वीडियो से पेप्सिको कंपनी के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और इस कंपनी की कहानी ने शायद आपको थोड़ा इंस्पायर तो किया ही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करके बता सकते हो और ऐसी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपके पास थोड़ा और समय होगा तो हमारी ये वीडियो भी चेक कर सकते हो।